हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एगे लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि हम सोल्व करते हैं कृषि विज्ञान 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो यहाँ पर जो लेक्चर रहने वाला है ये रहेगा 9। तो इस सीरीज़ के अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स की लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी नई स्टूडेंट है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो लास्ट क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी फसल कम तापमान से सबसे अधिक प्रभावित होती है, जिसमें हमने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी फसल होती है जो कि यहाँ कम तापमान से सबसे अधिक प्रभावित होती है। वो होती है यहाँ मस्टर्ड होती है, सरसों होती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये रहने वाला है कि राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्राचीनतम या फिर जो प्रचलित होता है या फिर जो मोस्ट पॉपुलर होता है वो साधन क्या होता है, सिंचाई का सोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो। इससे पहले आपको एक बात याद रखनी होगी, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई का स्रोत कौन सा होता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है राजस्थान में ये की जाती है कुएं व नलकूप के माध्यम से की जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया के बारे में, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है, किस स्रोत से की जाती है, वो की जाती है कैनाल या नहरों से की जाती है। किससे की जाती है, कैनाल या नहरों से की जाती है। ठीक है, ये याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आवश्यक पोषक तत्व लोहे को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है क्लासीफाई में किस में किया गया है। ठीक है, लोहे को किस वर्ग में क्लासीफाई किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हो कि वृहद पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, सुधारक पोषक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं लोहे, तो यहाँ लोहा को मुख्यतः 3 वर्ड के नाम से जाना सा है। वैसे तो यहाँ इसका जो सिंबल क्या होता है, फेरस होता है, मतलब Fe होता है इसका सिंबल होता है। अगर हम बात करते हैं इसका जो सेकंड नाम क्या होता है, यहाँ फेरस के नाम से भी इसे जाना जाता है और आयरन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तीनों वर्ड सिमिलर ही होते हैं, तीनों को एक ही बोलते हैं, आयरन को ही बोलते हैं। ठीक है, आयरन को फेरस भी बोला सा है और लोहा भी बोला सा है। तो अब यहाँ पर पूछा गया किस वर्ग में क्लासीफाई किया गया है, तो इसे किया गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट में। किस में किया गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में, सूक्ष्म पोषक तत्व में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा पोषक तत्व है पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रखा है, वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है वानस्पतिक वृद्धि के बारे में, ठीक है, तो वृद्धि कौन बढ़ाता है, नाइट्रोजन बढ़ाता है। याद रखिएगा कि वानस्पतिक वृद्धि में सहायता कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए एनर्जी करेंसी, ठीक है, यानी एनर्जी करेंसी के नाम से किस आना सा है, वो बोला सा है यहाँ फास्फोरस को बोला सा है। और फास्फोरस की कमी का एक मेजर प्रॉब्लम होती है, यार एक मेजर सिम्टम होता है। याद रखिएगा, एक मुख्य विशेषता होती है फास्फोरस की कमी की, और वो क्या होता है, यहाँ जो पत्तियाँ होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई सा प्लांट है तो उसकी जो पत्तियाँ होती है वो यहाँ लाल बैंगनी, ठीक है, आप मान लीजिए कि लाल बैंगनी टाइप में हो जाती है। ठीक है, यानी हल्का रेड कलर हो जाता है, रेड पर्पल कलर हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, याद रखिएगा कि फास्फोरस की कमी से रेड पर्पल कलर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने होंगे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाते हैं वो सभी याद रखना वही रहते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ कभी भी आप जब भी क्लास लो तो एक नोटबुक तो लेके ही बैठा करो, जिससे कि आप जो भी आपको अच्छा कंटेंट लगता है, अच्छा पॉइंट लगता है, उसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो अगर याद रखिएगा, सोयाबीन के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले सोयाबीन को आपको ध्यान रखना है, और इसमें क्या पूछा गया है, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो इसको भी हमने आपकी जो पिछली क्लास लगी थी उसमें भी आपको सही से समझाया था कि अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोयाबीन में ऑयल कंटेंट कितना होता है, मतलब तेल की मात्रा कितनी होती है, तो तेल की मात्रा तो इसमें कितनी होती है, 20% होती है। लेकिन कभी भी आपसे ये पूछा जाता है कि सोयाबीन में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, तो प्रोटीन कितनी होती है, इसमें 45 के समथिंग होती है, 45% के समथिंग होती है। मतलब यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शंस के डिपेंडिंग। तो अगर याद रखिएगा यहाँ पर 45, ठीक है, 45 होती है, मतलब लमसम कौन है, 36 से 40, मतलब राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। सोयाबीन में प्रोटीन कितनी होती है, एक्चुअल में
45% होती है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या रहेगा 36 से 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि देश में राजस्थान की कौन सी तिलहनी फसल का क्षेत्रफल व उत्पादन, याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया राजस्थान में और तिलहनी फसलों में आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसका क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही प्रथम स्थान है। तो कौन सी फसल होती है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार सॉल्व करवाया है और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो कौन सी होती है ऐसी फसल जो कि यहाँ उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में प्रथम स्थान पर है, वो कौन सी होती है? मस्टर्ड होती है, सरसों होती है। ठीक है, और सरसों से संबंधित एक और क्रांति भी है, वो कौन सी है? तिलहनी क्रांति है। कौन सी है संबंधित यहाँ सरसों से? तिलहनी क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एक कॉमन क्वेश्चन है कि पर्ल मिलेट किस फसल को जाना सा है? तो पर्ल मिलेट किसे बोला सा है? याद रखिए बाजरा का ये जो इंग्लिश नेम होता है ये क्या होता है? पर्ल मिलेट होता है, मतलब सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कार्बनिक खाद्य सुधार करने में सहायता होती है। यहाँ पर आप सभी में देख लीजिए, पहले ऑप्शंस आप देख लीजिए कि कार्बनिक खाद्य सुधार करने में सहायक होती है मृदा के भौतिक गुणों में, मृदा के रासायनिक गुणों में, मृदा के जैविक गुणों में, या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कार्बनिक खाद्य सुधार करने में, तो यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है। कौन सा है राइट आंसर इसका? फोर्थ ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ हम अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक मैन्यूर का हम यूज़ कर रहे हैं, कार्बनिक खाद का अगर हम यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है? यहाँ जो सोइल की स्ट्रक्चर में सुधार होता है, मृदा संरचना में सुधार होता है। ठीक है, उसकी फिजिकल भी होती है, उसकी केमिकल भी होती है, मतलब यहाँ सभी जो कंडीशंस होती है वो सभी उसकी इंप्रूवमेंट होती है, उनमें विकास होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। भौतिक गुणों में सुधार होता है, रासायनिक गुणों में सुधार होता है और जैविक गुणों में भी सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कार्बनिक खाद्य। तो कार्बनिक खाद्यों का जो प्रभाव रहता है मृदा पर, ये कितने समय तक रहता है? याद रखिएगा कि कार्बनिक खाद्यों का मृदा पर जो इफेक्ट रहता है, जो प्रभाव रहता है, ये कितने सालों तक रहता है? ये रहता है यहाँ 2 से 3 सालों तक रहता है। कब से कब तक रहता है? याद रखें 2 से 3 सालों तक रहता है। और इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए कोई सा केमिकल अगर हमने खेत में प्रयोग किया है, तो उसका प्रयोग कब तक कर सकता है, या फिर जो इफेक्ट रहता है, याद रखिएगा जो रासायनिक पदार्थ है उसका जो इफेक्ट पड़ता है सोइल पर, ये कितने साल तक बना रहता है? ये बना रहता है केवल 1 सीजन या फिर 1 साल तक। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कार्बनिक खाद, तो इसका जो प्रभाव रहता है मृदा में, ये कितने सालों तक रहता है? ये रहता है 2 से 3 सालों तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है? याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख सकते हो कि कल्टार या पैक्लोब्यूटाजोल, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन या फिर इथाइनिन। तो याद रखिएगा राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन। यार हाँ, यहाँ पर पूछा गया जिब्रेलिन की प्रतिकूल कार्य कौन करता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? साइटोकाइनिन होता है। और साइटोकाइनिन का जो मेन फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है, वो क्या होता है? यहाँ कोश का विभाजन करना। साइटोकाइनिन का मुख्य फंक्शन क्या होता है, मेन कार्य क्या होता है? यहाँ कोशिका को विभाजन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बरसीम फसल को उगाया जाता है, बरसीम फसल को उगाया जाता है। तो यहाँ पर आप पहले देख सकते हो कि तेल उत्पादन हेतु, दाल उत्पादन हेतु, चारा उत्पादन हेतु या फिर रेशा उत्पादन हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं यार हाँ बरसीम फसल को उगाया जाता है, तो वो किसके लिए उगाया है? मुख्यतः यहाँ फोडर के लिए उगाया है, मतलब चारा उत्पादन हेतु इसे उगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है प्रमाणित बीज, मतलब सर्टिफाइड सीड को आपको प्राप्त करना है, जो कि किसानों को दिया जाता है सर्टिफाइड सीड। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मतलब किस प्रकार के सीड टाइप का हम यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमाणित बीज को किस बीज से प्राप्त किया जाता है, तो कौन सा होता है? यहाँ आधार बीज होता है। कौन सा बीज होता है जिससे यहाँ प्रमाणित बीज को प्राप्त किया जाता है? वो होता है आधार बीज होता है, फाउंडेशन सीड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ इससे संबंधित मुख्यतः 3 पॉइंट है, जिसके बारे में हमने आपको कई बार बताया भी है। फर्स्ट जो बात है यार हाँ प्रमाणित बीज, ठीक है, किसानों को दिया ऐसा है। किसान कौन से सीड को ग्रो करते हैं, किस बीज को उत्पादन करते हैं, वो करते हैं यहाँ प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड को ग्रो करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा सीड है, कौन सा बीज है जिसे सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है, तो कौन सा बीज होता है? याद रखिएगा प्रमाणित बीज होता है। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रमाणित बीज पर कौन से कलर का टैग लगा होता है, तो याद रखिएगा इस पर नीले कलर का टैग लगा होता है। किस कलर का टैग लगा होता है? प्रमाणित बीज पर ये लगा होता है नीले कलर का टैग लगा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ यार अगर हम बात करते हैं जैसे कि आधार बीज है,
ठीक है, याद रखिए आधार बीज है तो यार इसे मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। आधार बीज को या फिर फाउंडेशन सीड को मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूरिया उर्वरक प्रदान करता है, मतलब कितना क्या देता है यूरिया। तो आप सभी को पता है यार, हाँ यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, लेकिन कितना % होता है यही तो आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा यूरिया उर्वरक प्रदान करता है तो ये करता है 46% नाइट्रोजन। कितना करता है, 46% नाइट्रोजन देता है। लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन तो होता है यूरिया में, लेकिन ये किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है। तो ये होता है एमाइड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है यार, हाँ एमाइड फॉर्म में होता है। अब ये एमाइड होता है क्या, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए NH2 बॉन्ड है, NH2 जो बॉन्ड होता है यार, हाँ इसी को किस नाम से जाना जाता है यार, हाँ एमाइड फॉर्म के नाम से जाना जाता है या फिर एमाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा यूरिया का तो हमने आपको कई बार बताया भी है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, CONH2NH2 होता है। क्या होता है, CONH2NH2 होता है। और जो NH2 होता है ये क्या होता है यहाँ, एमाइड बॉन्ड होता है जो कि यूरिया में पाया है। ठीक है, याद रहेगा, सभी क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है WCC75 किसकी किस्म होती है, किसकी वैरायटी होती है। तो याद रखिएगा WCC75, दोबारा से देख लीजिए, WCC75 किस फसल की वैरायटी होती है, ये होती है यहाँ बाजरे की होती है। किसकी है यार, हाँ बाजरे की होती है, पर्ल मिलेट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान में गन्ने की बसंतकालीन बुआई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है बसंतकालीन, मतलब आपको सीजन दे रखा है और यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त जो बुआई की जाती है, जो सोविंग की जाती है, वो किस समय पर की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया बसंतकालीन बुआई के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो कि कब करते हैं यहाँ बसंतकालीन बुआई। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं बसंतकालीन बुआई तो ये की जाती है फरवरी से मार्च के मध्य। कब की जाती है, फरवरी से मार्च के मध्य की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए। तो कौन सी फसलें होती है जिन्हें यहाँ आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है फसल चक्र या फिर क्रॉप रोटेशन में शामिल करना। तो वो कौन सी होती है, हाँ दलहनी फसलें होती है। कौन सी फसलें होती है, हाँ लेग्यूमिनेसी फसलें होती है। अब क्यों होती है इसका रीजन भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा है दलहनी फसलें, तो दलहनी फसलें मुख्यतः सबसे पहले तो क्या करती है, ये क्या करती है, हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करती है। सेकंड क्वेश्चन, यानी जो सेकंड रीजन है इसका क्यों लेना चाहिए इसे क्रॉप रोटेशन में, वो रहता है यहाँ एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है। क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है। ये दो ही मेन रीजन रहते हैं यहाँ लेग्यूम फसलों को क्रॉप रोटेशन में शामिल करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज होता है। याद रखें यहाँ पर आपसे पूछा गया है सर्वप्रथम उत्पन्न बीज कौन सा होता है और किसके द्वारा किया जाता है यार, हाँ प्रजनक के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड, आधार बीज, प्रमाणित बीज या फिर पंजीकृत बीज। तो सबसे पहले याद रखिएगा मुख्यतः 5 टाइप के होते हैं सीड टाइप। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा कि एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है ब्रीडर, ब्रीडर के बाद में आता है रजिस्टर्ड, उसके बाद में आता है फाउंडेशन और उसके बाद में आता है सर्टिफाइड। दोबारा से देख लीजिए, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ, एक होता है न्यूक्लियस होता है, दूसरा होता है ब्रीडर होता है, थर्ड कौन सा होता है रजिस्टर्ड होता है, फोर्थ कौन सा होता है फाउंडेशन होता है और फिफ्थ कौन सा होता है यहाँ सर्टिफाइड होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा भारत में मुख्यतः जो रजिस्टर्ड सीड होता है इसे ग्रो नहीं किया जाता है, इसलिए मुख्यतः आपने पढ़ा होगा यहाँ कभी भी बुक में तो 4 टाइप के पढ़े होंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। भारत में कौन सा ग्रो नहीं करता है यार, हाँ रजिस्टर्ड सीड को ग्रो नहीं किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट यार हम ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड को प्राप्त किया जाता है और फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड को प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपने ये सीरीज याद कर ली ना, ठीक है याद रखिएगा, अब इसको रट ही लीजिए यार। एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा था है प्रोजेनी यानी संतति से पूछा था है, और ये संतति क्या होती है, मतलब यहाँ किस बीज को किससे प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या बताया, न्यूक्लियस सीड बताया, उसके बाद में हमने क्या बताया,
ब्रेडर सीड बताया। तो याद रखिएगा, अगर आपसे न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि 100% शुद्ध बीज कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस सीड होता है। 100% शुद्ध मतलब आनुवंशिकी और भौतिक रूप से, दोनों रूप से 100% शुद्ध कौन सा होता है, आनुवंशिक मतलब यहाँ मूल केंद्रक बीज होता है, सॉरी न्यूक्लियस सीड होता है, मूल केंद्रक बीज होता है। ठीक है, ब्रीडर में भी यहाँ 100% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रीडर को किस सीड से उत्पन्न किया जाता है, या फिर ब्रीडर सीड है ये किस सीड की प्रोजनी होती है, संतति होती है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ब्रीडर सीड से किससे प्राप्त किया जाता है, न्यूक्लियस सीड से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर कौन सा होगा, न्यूक्लियस सीड होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोजनी। इसलिए यहाँ इन जो 5 है मतलब 4 आप याद रखिएगा, इनसे आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। कौन कौन सा याद रखना है आपको, न्यूक्लियस याद रखना है, ब्रीडर आपको याद रखना है, उसके बाद में फाउंडेशन आपको याद रखना है, और उसके बाद में सर्टिफाइड आपको याद रखना है। ठीक है, आप 4 याद रख सकते हो, रजिस्टर्ड को आप भूल जाइए क्योंकि ये भारत में ग्रो नहीं किया जाता है। वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिस्टर्ड बीज को यहाँ पर ग्रो नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी भारत में कौन सा सीड ग्रो नहीं किया जाता है, रजिस्टर्ड सीड को ग्रो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया सबसे प्रमुख मृदा राजस्थान में कौन सी होती है, तो होती है यहाँ एरेडी सोल्स होती है। कौन सी होती है, एरेडी सोल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्म है। तो अगर हम बात करते हैं तारामीरा की किस्म तो कौन सी होती है, यहाँ T9 होती है। और यहाँ ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। इसके लिए इसका भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि T9 किसकी होती है, तारामीरा की होती है। T9 किसकी होती है, तारामीरा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाजरा की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है बाजरा की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। किसके लिए पूछा गया है, वृद्धि के लिए आपसे पूछा गया है। तो कितना होता है, 30 से 40 डिग्री होता है। कितना होता है, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो यहाँ सेकंड स्थान है। अब फर्स्ट किसका है ये आपको कमेंट में बताना है। याद रखिएगा, हर एक वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट रहते हैं तो वो सभी बताइए ना, आपकी भी तो नॉलेज बढ़ेगी इससे। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए हर एक क्लास में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है। तो इस क्लास का जो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है, फर्स्ट किसका है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि रेड रोट लाल विग्लन रोग किस फसल का मुख्य बीमारी होती है। तो यार अगर हम बात करते हैं रेड रोट, तो रेड रोट मुख्यतः किसका होता है, ये मेजर प्रॉब्लम किसकी होती है, ये होती है हाँ गन्ने की होती है। किसकी होती है, किस फसल की होती है, गन्ने फसल की होती है। और अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा होती है, तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। याद रखिएगा, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। और कोलेटोट्राइकम क्या होता है, एक कवक होता है, एक फंजाई होता है। दोबारा से देख लीजिए कि रेड रोट क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ रेड रोट किस में होता है, गन्ने में होता है। किस में होता है, गन्ने में होता है। सेकंड पॉइंट, रेड रोट किससे होता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से होता है। थर्ड पॉइंट, कोलेटोट्राइकम क्या होता है, कवक होता है। ठीक है, और याद रखिए इसका जो मेन कैरेक्टर है, मुख्य विशेषता होती है, ये क्या होता है, जो तना होता है। ठीक है, यानी जो गन्ना होता है उसमें क्या होती है, लाल धारियाँ बन जाती है। क्या हो जाता है, लाल धारियाँ बन जाती है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, इसके बाहर इस क्वेश्चन से तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा इस वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बहुत आपसे, तब तक चाहिए बाय, टेक केयर।